हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द डॉक्टर्स क्लिनिक। तो आज का जो केस है हमारा वो है क्रोनिक कफ के बारे में, जो हमारा ओपीडी के अंदर काफ़ी कॉमन केस होता है ये। तो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी, और इसका ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अडल्ट हो या चिल्ड्रन हो या फिर 1 मंथ का बच्चा हो, सबके ट्रीटमेंट, इन सब पेशेंट को ट्रीट कैसे करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे मोस्ट ये हमारा जो सबसे कॉमन काउजेज होता है जो क्रोनिक कफ कराने के लिए, तो वो होता है हमारा UACS, मतलब अपर एयरवे कफ सिंड्रोम, या तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप सिंड्रोम। तो ये हमारा काफ़ी कॉमन होता है क्रोनिक कफ कराने के लिए। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर जो कॉमन होता है वो हमारा है GERD। GERD में भी हमारा क्रोनिक कफ होता है। और तीसरे नंबर पर है हमारा अस्थमा। अस्थमा में भी क्रोनिक कफ होता है। और GERD का जो सिम्टम होता है वो है हमारा हार्ट बर्न और एसिडिटी, ये सब होता है। इन सब तो ये हमारा जो मोस्ट ऑफ ये 90% जो केस होता है हमारा क्रोनिक कफ कराने के लिए, ये 3 होता है। और इनमें से सबसे जो कॉमन होता है वो होता है अपर एयरवे कफ सिंड्रोम, या तो फिर इसको हम लोग पोस्ट नेजल ड्रिप सिंड्रोम भी बोलते हैं। और मेडिकेशन में जो कॉमन होता है कफ क्रोनिक कफ कराने के लिए वो होता है हमारा एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर अगर किसी कोई हार्ट का पेशेंट है और इसको एस इनहिबिटर चल रहा है तो उसको उसमें भी क्रोनिक कफ होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो आइए फिर हम लोग अपना केस को डिस्कस करते हैं। तो हमारा सबसे पहले देख लेते हैं चीफ कंप्लेंट, क्रोनिक थ्रोट इरिटेशन एंड कफ। तो पेशेंट को क्या है कि क्रोनिक थ्रोट इरिटेशन एंड कफ है। और उसके बाद हिस्ट्री देख लेते हैं पेशेंट का, ऑफ फर्जेंट हिस्ट्री ऑफ फर्जेंट इलनेस। तो हमारे पास पेशेंट है जिसका नाम है अली, और एज है 35 ईयर्स ओल्ड, मेल है, और प्रेजेंट्स विथ ए परसिस्टेंट कफ एंड थ्रोट इरिटेशन दैट हैज बीन ऑनगोइंग फॉर द पास्ट 6 मंथ। और इसको पास्ट 6 मंथ से इसको गले में इरिटेशन और कफ है। तो ये हमारा बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी कफ 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 अगर 8 वीक्स से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक कफ। तो ये हमारा पास्ट 6 मंथ से है, मतलब कि लगभग 24 वीक्स हो गए हैं। तो ये हमारा केस बन रहा है क्रोनिक कफ का। और इसके बाद आगे देख लेते हैं। ही रिपोर्ट्स एक नीड टू क्लियर हिज थ्रोट एंड ओकेजनल डिफिकल्टीज सेवलिंग। तो इसको क्या होता है कि इसको खाने पीने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि इसको जब हम लोग पेशेंट को आ करने के लिए बोलते हैं इसके बाद देखते हैं कि उसके बाद हम लोग चेक करते हैं तो उसमें क्रोनिक कफ में क्या होता है कि उसमें हम लोग को गले के अंदर कफ जमा हुआ मिलता है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि उसको कहीं ये फेरेंजाइटिस तो नहीं है, क्योंकि जब आ करता है पेशेंट तो वहाँ पर जो फेरेंजियल जो होते हैं वो इन्फ्लेम्ड होता है फेरेंजाइटिस के अंदर, तो वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं अली नोट्स दैट द सिम्टम वर्सन एट नाइट। और उसको नाइट में जो सिम्टम है उसका कफ का और इरिटेशन का वो और ज़्यादा वर्सन हो जाता है। उसके बाद अफेक्टिंग हिज स्लीप क्वालिटी, और उसको वो इस वजह से उसको रात को सोने में दिक्कत होता है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। अली हैज ए हिस्ट्री ऑफ सीजनल एलर्जी एंड ओकेजनल साइनस कंजेशन। तो हमारे पेशेंट को जो है वो सीजनल एलर्जी रहता है और कभी कभी साइनस कंजेशन रहता है, नाक भी जाम रहता है कभी कभी। और इसको सीजनल जब एलर्जी होता है, सीजनल जब एलर्जी का टाइम होता है तो उसको ये भी होता है, सीजनल एलर्जी भी होता है। और ही रिपोर्ट्स नो सिग्निफिकेंट रेस्पिरेटरी कंडीशन और रिसेंट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। और इसको ना ही कोई ये रेस्पिरेटरी कंडीशन, ना ही कोई अस्थमा का सिम्टम था, और ना ही इसको कोई अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था इसको, और ना ही कोई निमोनिया वगैरह था। इसको ऑस्कल्टेट करके हम लोगों ने देखा तो इसको निमोनिया वगैरह कुछ नहीं था। इसके बाद नो हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD और अदर क्रोनिक इलनेस। और इसको ना ही इसको इसका जब सिम्टम और भी पूछे इसके उसको जब डिटेल में एग्जामिन किए तो फिर इसको GERD भी नहीं था। उसके बाद फिर हम लोग सोशल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि वो अक्सर वो काम कहाँ करता है, वो किस एनवायरनमेंट में काम करता है। तो वो जानने के लिए हम लोग कि इसको एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है, तो ये जानने के लिए हम लोग उसको सोशल हिस्ट्री पूछते हैं कि वो काम कहाँ पर करता है। तो उसने बोला कि ऑल ऑल वर्क्स इन ऑफिस एनवायरनमेंट एंड डिनाइस एक्सपोजर टू ऑक्यूपेशनल इरिटेंट्स और पोल्यूटेंट्स। तो ऑफिस में क्या होता है कि वहाँ पर जो पोल्यूटेंट्स और ये कोई भी जो एलर्जी कराने वाली चीज़ें वहाँ पर काफ़ी ऑफिस में, क्योंकि काफ़ी सफाई होती है तो वहाँ से एलर्जी का
एलर्जी होने का चांसेस बहुत कम होता है। तो ये हमारा जो पेशेंट है वो ऑफ़िस वर्क करता है, उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं कि ही इज़ ए नॉन स्मोकर और हमारा पेशेंट जो है वो एक नॉन स्मोकर है। तो स्मोकर और एंड कंज्यूम्स अल्कोहल सोशली एंड ये अल्कोहल भी नहीं कंज़्यूम करता है और ना ही ये सिगरेट पीता है। तो सिगरेट क्या होता है कि सिगरेट अगर बार-बार आप अगर कोई पीता है तो उसको भी क्रोनिक कफ होने का चांसेस रहता है, क्योंकि सिगरेट भी कफ कराता है। और नो रिसेंट चेंजेस इन लिविंग कंडीशंस और एक्सपोज़र टू पेट्स और इसके पास हमारे पेशेंट के पास कोई पेट्स वगैरह नहीं है। तो पेट्स से क्या होता है कि उसके बाल से भी एलर्जिक ये एलर्जिक जो केस होता है, एलर्जी होता है उसके बाल से। तो हमारे पेशेंट के पास कोई पेट्स भी नहीं है जो इसको एलर्जी का कारण होगा। तो उसके बाद फिर आगे देख लेते हैं हम लोग मेडिकल हिस्ट्री में ऑल हैज़ बीन यूजिंग ओवर द काउंटर एंटीहिस्टामिन्स और हमारा पेशेंट एंटीहिस्टामिन यूज़ करता है और इंटरमिटेंटली फॉर एलर्जी रिलीफ और इसको एलर्जी रिलीफ़ करने में उतना ये दवाई काम नहीं किया इसको। इसके बाद ही द थ्रोट लॉजेंस एंड सलाइन गार्गल्स और ये लॉजेंस और सलाइन गार्गल जो होता है जैसे कि नमक पानी से ये गरगरा करता है हमारा पेशेंट, तो उससे भी उसको थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट उससे मिला। उसके बाद नो रिसेंट चेंजेस इन मेडिकेशंस और इसने उसके बाद फिर कोई मेडिकेशन में चेंजेस नहीं किया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग वाइटल साइन देखते हैं विदिन। तो वाइटल साइन जब हम लोगों ने इस पेशेंट का देखा तो उसका सारा वाइटल नॉर्मल था। उसके बाद नेज़ल एग्जामिनेशन में रिवील्स माइल्ड कंजेशन, उसका नेज़ल एग्जामिनेशन किए तो उसका नेज़ल थोड़ा-सा माइल्ड कंजेस्टेड था। उसके बाद विद क्लियर राइनोरिया और उसको राइनोरिया बेसिकली उसको बोलते हैं जैसे कि जिसका नाक बह रहा है नाक बहता है तो उसको राइनोरिया बोलते हैं। और उसका थोड़ा उसको माइल्ड टाइप में राइनोरिया भी था। और उसके बाद ओरोफैरिंजियल पोस्ट नेज़ल ड्रिप विथ विजिबल म्यूकस और उसका जब पेशेंट को आ करके हमने देखा, आ करवाया उसके बाद हम लोगों ने देखा तो उसको वहाँ पर हम लोगों को म्यूकस दिखा। उसको फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने ऑस्कल्टेट किया, लंग्स आर क्लियर ऑन ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन करने के बाद उसका लंग्स क्लियर था और ऑस्कल्टेट करने से हम लोगों को निमोनिया के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पता चल जाता है तो यहाँ पर हम लोग को क्लियर हो गया कि यहाँ पर इस पेशेंट को निमोनिया भी नहीं है, नो साइन्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और ना ही कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था और अस्थमा का केस भी हमारा नहीं बना, ना ही निमोनिया का केस बना। तो हमारा ये जो केस जा रहा है वो जा रहा है यूएसीएस अपर एयरवे कफ सिंड्रोम की तरफ, क्योंकि इसको जो कफ है वो लगभग 6 महीने पहले से है और इसको कोई एलर्जिक रिनाइटिस वगैरह ये सब भी कुछ नहीं है। तो क्लियरली हमारा केस जो बन रहा है वो हमारा बन रहा है क्रोनिक कफ का। तो फिर हम लोग आगे देख लेते हैं ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो इसमें जो यूज़ करते हैं जो वो हमारा होता है, उसके बाद इसमें जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं वो देते हैं हम लोग एंटीहिस्टामिन और वैक्स। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन जो होता है हमारा वो होता है डाइफेनेरामाइन, जिसका जो कंपोजिशन ये इसका जो ब्रांड नेम होता है वो पेनाड्रिल एंड क्लोरफेनेरामाइन आर अवेलेबल ओवर द काउंटर। और हमारा पेशेंट पहले ही एंटीहिस्टामिन यूज़ कर रहा था और उसको कोई भी उससे ज़्यादा फ़ायदा या रिलीफ नहीं मिला। तो उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं जो हमारा सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन होता है वो हमारा होता है। और जो हमारा न्यूअर सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन होता है वो हमारा होता है लोराटिडिन, जो कि ब्रांड नेम क्लोरोक्विन के नाम से आता है। उसके बाद फेक्सोफेनाडिन है जो कि एलेग्रा ब्रांड नेम से आता है। उसके बाद सेट्रिजिन है जो कि ज़ायटेक के नाम से आता है और अवेलेबल ओवर द काउंटर। लोराटिडिन क्लेरिनेक्स इज अवेलेबल बाय प्रिस्क्रिप्शन। ये सब मेडिसिन हमारा पेशेंट यूज़ कर रहा था ये फर्स्ट जनरेशन वाला, लेकिन उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो फिर हम लोगों को इसमें ट्रीटमेंट क्या करना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग को इसमें देना है स्टेरॉयड नेज़ल स्प्रे देना है। और इसमें हम लोगों का जो कि हमारा स्टेरॉयड आता है स्प्रे ये ब्यूटीसोनाइट का आता है जिसका ब्रांड नेम है राइनोकोट है। उसके बाद फ्लूटिकेशन आता है और इसका जो ब्रांड नेम है वो पोलोनेज है। और ट्राइनिक्लोन होता है जिसका ब्रांड नेम है नासाकोट। उसके बाद बेक्लोमेथासोन है जो बेकोनिस के नाम से आता है। उसके बाद साइक्लिसोनाइड होता है और उसके बाद मोमेटासोन। ये सब हमारा कुछ ये स्टेरॉयड के नाम से यहाँ पर लिखा है, लेकिन हमारा जो सबसे अच्छा जो हर एलर्जी को लगभग कवर कर लेगा वो हमारा है ये फ्लूटिकेशन, जो कि फ्लोनेज के नाम से आता है। आप इसको यूज कर सकते हैं। एक नाक बंद करके एक से खींचना है आपको और लंबा गहरा सांस लेना है। उसके बाद फिर दूसरे नाक में लेना है और ऐसा आपको दिन में 3 से 4 टाइम करना है। और उसके बाद फिर इसमें एक हमारा होता है रेल्टस डीएम के नाम से जो सिरप होता है और ये हमारा सिरप होता है कफ सप्रेसेंट।
तो इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं एज़ ए क्रोनिक कफ में। तो इसके अंदर 2-3 चीज़ मिला मिला होता है, जैसे कि डेक्स्टोमेथोर्फेन और एंटीहिस्टामिन का कॉम्बिनेशन के साथ ये आता है और ये बहुत ही बढ़िया काम करता है ये क्रोनिक कफ में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो डोज़ है वो आपको इस डब्बे पे मिल जाएगा कि चाहे चाइल्ड का डोज़ हो या फिर एडल्ट का डोज़ हो सबका। और चाइल्ड का डोज़ में आपको देना है 1/2 यानी कि हाफ टेबल स्पून दिन में 2 बार, और जो एडल्ट का डोज़ है वो हमारा इस सिरप का है 1 से 2 टेबल स्पून दिन में 2 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करना है 7 दिनों तक, और इसको 7 दिनों से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं अगर अगर ठीक नहीं हुआ तो। लेकिन ये 7 दिनों में हमारा जो कफ क्रोनिक कफ है वो ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप इसको 7 दिनों से लेकर 14 दिनों तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आज का जो टॉपिक था हमारा वो था यहीं पर, और अगर आप लोगों को ये केस अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले केस में। आज के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।